सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। म्यूट रखना है इसको, है ना, जिससे कि हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे ओके। तो थोड़ा सा वो भी क्लियरिटी मिलती रहे, है ना। जी सर जी। है ना। तो वही कोई क्वेश्चन डाउट है एमएसए में, तो वो भी हम पूछ सकते हैं इसमें भी, है ना। जैसे किसी को डाउट्स होते हैं ना, तो वो भी हम पूछ सकते हो इसमें पूरा। और ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रेनिंग ली होगी एमएसए की। इसमें काफी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, ऐसा नहीं है, है ना। तो उसमें से कोई डाउट्स होंगे वैसे ही पूछ सकते हैं हम। तो ये प्रोग्राम चलाते हैं संडे को, तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं ना इसमें, तो पूरा ज्वाइन कर सकते हैं आप, और जो भी डाउट्स होते हैं उनको पूछ सकते हो आप लोग, है ना। तो वैसे एमएससी की हमने पूरी डिटेल में वीडियो आप ऑलरेडी समझाई हुई है ना। इसमें समझते हैं पहले हम। एमएसए क्या है एक्चुअली, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला मेजरमेंट, दूसरा सिस्टम, और तीसरा एनालिसिस। हम किसी मेजरमेंट, जो भी मेजर करते हैं उसको, सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। अब मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, गेजेज हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, विजुअल हो गया, जो मेजरमेंट करते हैं हम, वो सारी एक्टिविटी हो गई आपकी। उसके बाद उसको एनालिसिस, हम एनालिसिस करते हैं। इसमें देखते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, प्रोसेस। तो उसमें देखते हैं मैन और इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर्स, हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि हम वेरिएशन देखते हैं किसका, मैन का, इंस्ट्रूमेंट का, और सैंपल से हम वेरी करते हैं, मास्टर सैंपल से वो। और एनालिसिस करते हैं, इसमें बात करते हैं एनालिसिस में, जैसे गेज आरएंड आ रहा है आपका 10% से कम चाहिए। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो इफेक्टिवनेस, मिस रेट, फॉल्स अलार्म, कप्पा वैल्यू, इसको एनालिसिस करते हैं। ये रिजल्ट में एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। इसको आज हम समझेंगे और इसको क्लियरिटी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अ, ये मेरी कुछ सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं अपनी कंपनी में, कुछ आईएसओ आईएटीएफ इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, और कुछ इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। चाहे आपको आईएसओ हुआ, आई आईएटीएफ हुआ, वीडीएस 6.3 हुआ, या जेडेक्स 4 हुआ, या आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहिए आपको, जैसे आपकी कंपनी रिजेक्शन ज्यादा बढ़ रही है, तो कॉस्ट रिड्यूस करना है, या कोई रिजेक्शन एनालिसिस करना है, सिक्स सिग्मा एनालिसिस करना है हमें, या 5S इंप्लीमेंट कराना है। बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब करा के हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मेरे को, इसलिए। और मैं देखो, अब तक का जो व्यू है 19,33,000 व्यू है इस पे चैनल पे, ठीक है। और हावर की बात करें तो 28,000 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर तो कम ही है इसमें, ज्यादा नहीं है, 29 सब्सक्राइबर हैं। अभी देखा जाए तो लेटेस्ट 2 दिन में इसमें इतने व्यू आए आपके, इतने पीपल ने इसको देखा, और लाइक 103, और शेयर किया 75 लोगों ने। बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। सिर्फ 2 दिन का डाटा है ये। इसमें से आपने ये वीडियो शेयर की है, ये वीडियो आपने शेयर की, वो सब डाटा है इसका ये, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी थी मेजरमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे मेजरमेंट क्या कोई कोई टाइम एनालिसिस करते हैं, टाइम देखते हैं, या वेट करते हैं, या लेंथ, या टेम्परेचर, ये सब हमारे मेजरमेंट्स होते हैं। सिस्टमेटिक, जो भी हमारा प्रोसेस का सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं, वो रिजल्ट्स। अब देखते हैं एमएसए। एमएसए की जो हम बात करते हैं, जो एआईएजे का स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, जो कौन सा है, 4th एडिशन का। एआईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। हम जो इस ग्रुप की जो बात करते हैं, अब ये ग्रुप किस कंपनी ने मिलकर बनाया था, ये 3 बिग कंपनियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 3 बिग कंपनी कौन कौन सी, क्रिसलर, फोर्ड और जनरल मोटर, इसको जीएम बोलते हैं ना। इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड कब कब एडिशन आए इसके। तो जो फर्स्ट एडिशन है अक्टूबर 1990 में आया था, दूसरा आया था आपका 1995 में, थर्ड आया था आपका 2002 में, और जो लेटेस्ट चल रहा है 4th एडिशन जून 2010 का है ये, ठीक है। जो हम इस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है। हाँ बोलिए, हेलो, कोई क्वेश्चन, कौशल, कौशल जी, ठीक है। किसी को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, हेलो, जी सर। क्लियर है, क्लियर आ रही है सर। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ, कि मैं कृष्णा मारुति कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, मेरे से ये पूछा था 3rd एडिशन और 4th एडिशन में क्या डिफरेंस है एमएसए इसमें का। एमएसए का, हाँ सर। इसमें सिग्मा का यूज किया गया है। इसमें इसमें सिग्मा बेस पे काम करता है ये,
कौन सा एडिशन सर? ये 4th एडिशन। अच्छा, हाँ ओके सर। ठीक है, मैंने डिफरेंस वही है सिग्मा का, और कुछ इन्होंने फॉर्मेट में चेंजेस किए हैं, जो इनका फॉर्मेट है ना ये का, उसमें चेंज किया है। ओके सर। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो आपको उस फॉर्मेट में देखेंगे तो ये सिग्मा बेस होता है और इसमें लिखा होता है ये, है ना। तो हम एमएसए से क्या सीखते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि एमएसए क्यों करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है एमएसए का। ठीक है, दूसरी चीज समझेंगे हम जो भी हमारा प्रोसेस है उसकी कंडीशन मेकिंग कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन होगा तो वो वेरिएशन आपके प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज दैट बर्नियर है, माइक्रोमीटर, हाइट गेज है, अगर उसमें वेरिएशन होगा तो ऑटोमेटिक आपका वो वेरिएशन आपका कहाँ जाएगा, प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, या प्लस में होगा या माइनस में, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जो भी हमारे अप्रेजर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक अवेयरनेस मिलती है कि हमारा जो चेकिंग का मेथड है वो सही है क्या, और आपको भी नॉलेज होती है कि जो ऑपरेटर्स काम कर रहा है जब उनका टेस्ट लिया, जब उसको जजमेंट किया तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, इसकी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, वो नेग्लिजेंसी नहीं कर सकता। हम वेरिएबल की बात करें, एट्रीब्यूट की बात करें, वेरिएबल में क्या देखते हैं, वर्नियर को चेक कराते हैं, माइक्रोमीटर चेक कराते हैं, एट्रीब्यूट में हम डिफेक्ट चेक कराते हैं उस ऑपरेटर से, है ना। तो हमें वो ऑपरेटर्स का पूरा जजमेंट पता लगता है कि ये ऑपरेटर हमारा ठीक है, परफेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीज देखते हैं हम। ठीक है, वही चीज आज हम इसमें समझेंगे। दूसरा, IATF की भी रिक्वायरमेंट है, ये क्लोज नंबर 71511 में जो सपोर्ट के अंतर्गत है ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, तो IATF में भी इसकी एक रिक्वायरमेंट दी गई है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो भी आपकी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। हम बात करते हैं सीधा एमएसए का यूज, हम यूज क्यों करते हैं। तो जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, मैंने बात करें हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, जैसे आपका क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से आता है, या तो आपकी ड्राइंग में दिया होता है, या कस्टमर बोलेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, या आपकी CFT बोलेगी कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे हमको एसपीसी करनी है। तो एसपीसी करने से पहले, हेलो, एसपीसी करने से पहले हमें एमएसए करना होता है। क्लियर, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है हमारा, अब क्रिटिकल में हमारा क्या होता है, फिट, फंक्शन, परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है। या तो कोई फिटमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है, कोई पार्ट हमारा फिट हो रहा है, कोई ओडी है, सपोज दैट मान चलिए ओडी है मेरी ये 18.0 प्लस माइनस 0.05 क्रिटिकल है, 0.05 में है, क्रिटिकल है। अब ये जब फिट होगी तो अगर जरा सा भी साइज ओवर साइज अंडर साइज हो गया तो प्रॉब्लम करेगा फिटमेंट में। दूसरा, सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी हो सकती है और आपकी मेन सेफ्टी हो सकती है। जैसे आपको मान के चलिए एलॉय व्हील है, ठीक है, अगर एलॉय व्हील की स्ट्रेंथ या रनआउट या इसकी जो भी हम टेंसाइल टेस्टिंग देखें उसके कह रहे हैं, तो अगर वो ब्रेक होता है तो क्या होगा, व्हील टूटेगा। ब्रेकर पे आपका अगर व्हील टूटता है तो क्या होगा, जो गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, सीधा उसके हेल्थ में असर डालेगा, तो वो सेफ्टी के रिगार्डिंग हो गया ना। तो मैंने क्या बताया, फिट, फंक्शन और सेफ्टी और परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है। परफॉर्मेंस आपका रनआउट, अगर रनआउट सही नहीं होगा, परफॉर्म कर रहा है आपका, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके परफॉर्म सही नहीं है, तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो जो इसमें से क्रिटिकल होता है आपके प्रोडक्ट में, उसका हम एसपीसी करते हैं, उसी से पहले हम इसको एमएसए करते हैं उस डायमेंशन का। हम ये नहीं कि हमारे प्रोडक्ट ड्राइंग में 100 डायमेंशन दे रखी है सपोज दैट, तो 100 डायमेंशन का हमें एमएसए एसपीसी नहीं करना होता है। जो इसमें से क्रिटिकल है, हो सकता है 2 क्रिटिकल हो सकता है 3 क्रिटिकल हो, या हो सकता है 10 क्रिटिकल हो। तो 10 क्रिटिकल में भी हमारे जो मेन क्रिटिकल है, जो सबसे मेजर है, उसका एमएसए करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, इसमें वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। या आपका कोई गेज रिपेयर होके आया है, या रिवर को आपका कोई न्यू गेज है, या न्यू ऑपरेटर्स है, उनके लिए हम एमएसए करते हैं ऑपरेटर का जजमेंट करने के लिए, कि ऑपरेटर परफेक्ट काम चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीजें समझने के लिए हम एमएसए का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स जैसे अभी मैंने बात करी थी, कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कोई मेजर कोई डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं, गुड क्वालिटी के लिए हम बात कर सकते हैं, तो जहां हम इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, हमें जो भी हमारा ऐसा मेजरमेंट सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी देखने के लिए, हमारा इंस्ट्रूमेंट की और जो हमारा सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी देखने के लिए। जैसे
आपने देखा ऑपरेटर्स परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट देखा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है आपका, ये सारे वेरिएशन देख लिए हमने। ये सारी चीज समझने के लिए हम एमएसए करते हैं। क्लियर है? इसी में हम बात करते हैं इंश्योर द कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने बात करी कोई क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हम देखते हैं ये, ठीक है। और कहीं हमारे कोई वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, जो कोई डिफेक्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है, उस पर हम एसपीसी करेंगे, वहां पे हम एमएसए करेंगे। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, हम रिजेक्शन को बनाए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से रिजेक्शन बन रही है। हो सकता है ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम हो, ऑपरेटर इसमें से नेग्लिजेंसी कर रहा है, चेक करने नहीं पा रहा है ना। तो वो सब चीजें समझने के लिए हमारा एमएसए का ऑब्जेक्टिव मेन होता है। अब इसमें से इन्वॉल्व कौन कौन हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके ऑपरेटर्स, एसोसिएट, इंस्पेक्टर्स और इंजीनियर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं या जो भी आपके मेजर इंपैक्ट कर रहे हैं यानी इंस्पेक्शन में, उन सबका आपको एमएसए करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई फाइनल इंस्पेक्शन कर रहा है, अगर फाइनल विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसका एट्रीब्यूट होना चाहिए। फाइनल इंस्पेक्शन कर रहा है, विजुअल देख रहा है, डिफेक्ट देख रहा है, कलर देख रहा है, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ना। तो वो सारी चीज देखने के लिए उसका एमएसए करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारा इसके वेरिएशंस कहाँ होते हैं? सोर्स ऑफ वेरिएशंस। अगर हम सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात करें तो मैन वेरिएशंस, मशीन वेरिएशंस, मटेरियल का वेरिएशन हो सकता है, मेथड हो सकता है और एनवायरनमेंट। जो इसमें से एक मैन मेजरमेंट का वेरिएशन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट का भी वेरिएशन हो सकता है ना। तो एमएसए का वेरिएशन, तो ये सारे वेरिएशंस हैं। हम ये नहीं कह सकते खाली इंस्ट्रूमेंट का ही वेरिएशन हो सकता है, भाई ऑपरेटर का भी वेरिएशन हो सकता है। लक ऑफ ट्रेनिंग, लक ऑफ डिसिप्लिन, लक ऑफ मोटिवेशन, एटीट्यूड, लक ऑफ नॉलेज, ठीक है, उनकी स्किल्स, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बोलिए कौशल, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए, हेलो। हाँ। हाँ सर, एमएसए और हम कब करते हैं? एमएसए कब करते हैं और एसपीसी कब करते हैं? मैंने बताया ना आपको, जो आपके प्रोडक्ट में कोई ड्राइंग में क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम एमएसए करते हैं, है ना। सर ये नंबर कब करते हैं? टाइम पे कोई एक लिमिट टाइम पीरियड होता है या हम कभी भी कर नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, आपका देखिए फ्रीक्वेंसी में देखें अगर उसकी, तो सबसे पहले देखते हैं हम जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, जब कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तब करते हैं, ठीक है। नंबर 2, आपकी हर महीने साल में फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। वैसे मोस्टली कंपनियां ईयरली रखती हैं, साल में एक बार करती हैं। या कोई न्यू ऑपरेटर आ गया तो उसका करना पड़ेगा आपको, है ना। तो फर्स्ट न्यू ऑपरेटर, सेकंड आपका जो उसके प्लान लिया है आपने, प्लान लिया होगा आपने ईयरली, तो ईयरली, हाफ ईयरली लिया तो हाफ ईयरली, डिपेंड ऑन आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट रिपेयर होके आया है या इंस्ट्रूमेंट न्यू आया है तो उसका एमएसए करना पड़ेगा, कंडीशन बेस्ड और रहती है सर सर। पहले पहले एमएसए करते हैं या पहले एसपीसी? जैसे कोई क्रिटिकल डायमेंशन है तो पहले उसका पहले हमें पहले एमएसए करना पड़ेगा या पहले एसपीसी? एमएसए होगा पहले, एमएसए। एमएसए तो बोला पहले मैंने, एमएसए फर्स्ट, उसके बाद एसपीसी। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, तो यहाँ बताया था एसपीसी से पहले एमएसए चाहिए आपको, है ना, यहाँ बताया था मैंने आपको, है ना। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ना। ठीक है। तो एमएसए कब करते हैं? न्यू ऑपरेटर के लिए, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए, या हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमने प्लान किया है, ईयरली या हाफ ईयरली, एज पर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्लियर? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप एमएसए के रिगार्डिंग, ठीक है। बोलिए संतोष, संतोष कोई क्वेश्चन है? और नहीं सर, क्लियर। ठीक, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ललित। हाँ सर, एक ऐसा क्वेश्चन था हाँ जो अभी लास्ट टाइम एक पूछा गया था। क्या जैसे हम कैलिब्रेशन करते हैं, हाँ और हम उसके बाद एमएसए करवाते हैं, हाँ मतलब जी हर कंपनी का अपना अपना ये रहता है क्राइटेरिया। जी। तो हाँ, तो हम दोनों से क्यों करते हैं? अगर मान लो अगर तुम्हारा कैलिब्रेशन अगर किया है और तुम्हारा गेज अगर ओके, तो फिर भी तुम एमएसए तुमको करने की जरूरत क्या है? सर अपनी वेरिफिकेशन के लिए करते हैं हम, तो वो अपना वेरिफिकेशन के लिए। एमएसए में देखिए सर, हम एमएसए में कितनी चीज कवर करते हैं, नहीं एक नहीं, ऑपरेटर का देखते हैं। सर सुनिए एक सुनिए, क्वेश्चन ऐसा था, तो ये रिक्वायरमेंट किसकी है? या आपकी है क्या कस्टमर की है? मैंने क्या मतलब बोला,
नंबर एक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कस्टमर बोल सकता है हाँ। कि इसकी एसपीसी करिए, है ना, तो उसका आपको हाँ। एमएसए करना पड़ेगा। नंबर दो, आपकी सीएफटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्रॉस फंक्शनल टीम, आपकी सीएफटी बनी है, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। नंबर थ्री, आपके प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई पर्टिकुलर Okay. डायमेंशन की रिजेक्शन ज्यादा बढ़ रही है, उसकी आप एसपीसी करेंगे, एसपीसी करने पे आपको एमएसए करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर दो, तो आपको और देखना, नंबर तीन आपको देखना पड़ेगा ऑपरेटर्स आपका इफेक्टिव है क्या, ठीक है। अच्छा हाँ, तो सर अब और सर सर एमएससी हाँ, हेलो सर एमएसए का रिवीजन होता है क्या सर? एमएसए का जी, एमएसए हम जैसे हम डॉक्यूमेंट हम जो क्रिएट वगैरह करते हैं, हाँ जैसे हाँ हम इसमें हम रिवीजन एक्टिविटी करते हैं, इसमें नीचे ऐड करते हैं रिवीजन, हाँ कौन से डेट में रिवीजन, कौन से क्लॉज में हुआ है, जी। वैसे हम एमएसए का कर सकते हैं क्या? रिवीजन, अगर फॉर्मेट में कुछ चेंज करते हैं तो फॉर्मेट का रिवीजन हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं आएगा ना सर? अभी मान लो मतलब पिछले 6 महीने हमारा एमएसए मतलब थोड़ा रॉन्ग हो गया था, मतलब वो थोड़ा बढ़ गया था, और उसके बाद हमने उसको कंट्रोल में किया, जी। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं आ सकता है ना? क्या आ सकता है? नहीं, उसको आपको देखिए, अब दो केस हो गए आपके, आपका कोई बात मान के चलिए, आपका एमएसए की बात कर रहे हैं ना, एमएसए में हाँ आपने एनालिसिस किया, गेज आर एंड आर, आपका हाँ 12% आ रहा था एग्जाम्पल में, बरोबर आपने इसका कंट्रोल किया, तो आपने इसको 10% से नीचे लेके आ गए, यही है। बरोबर इसका या आपको कापा देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आपने क्या किया, ऐसा क्या किया जिससे 12 से 10 पे आप आ गए, आपने कुछ तो किया होगा। तो ये जो, हाँ ये जो हम कापा बनाएंगे उसमें हमारा वो रिवीजन आ जाएगा ना? यस, रिवीजन नहीं आएगा, यस, कापा आएगा ओनली इसका। नहीं ओनली कापा, लेकिन उसके नीचे हम डेट वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे ना, या हाँ, करेंगे? डेट तो ऐड करेंगे ना सर, दूसरी डेट को बनाएंगे उसको, वो अब दिखाएंगे आप, सो एंड सो डेट, जिस हमारा 12% था, और सो एंड सो डेट ये 10% से लेस हो गया मेरा, उसमें डेट दिखानी पड़ेगी आपको। फर्स्ट मेरा ये था, ओके उसके बाद मैंने काम किया इस पे, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी, मैंने इंस्ट्रूमेंट को सही किया, जो भी आपने एक्शन लिया, उस पर काम करके आपको, और उसको लगाना पड़ेगा नीचे उसके, और फिर आपको ये करेक्ट रिपोर्ट लगानी पड़ेगी आपकी, ओके। ठीक और है सर और एक क्वेश्चन था, जैसे ऑडिट होता है, जैसे हमारे का अभी हुआ 3 महीने पहले, जी। हाँ तो उसमें सर जैसे हम रिवीजन यहाँ देखते हैं, जैसे ऑडिटर पूरा, हम्म, जैसे पिछले महीने का हमारे 2-3 महीने का पुराने मेल से देखा, और एक लाइव वाला, मतलब जी। जो हम अभी थोड़ा एक टॉलरेंस में कम था तो हमने उसमें भी करवा लिया, हम्म, तो इसमें हम ऐसा बता सकते हैं क्या एज ऑडिटर के लिए, क्या पिछली बार हमारा मतलब सही था और इस बार थोड़ा गलत हो गया है, मतलब जो कुछ है हम ऐसा मतलब बता तो नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं, कैसे, क्यों लेकिन गलत हुआ, नहीं रीजन आपका, आपने समझा नहीं, मैं दोबारा बोलिए सर। हाँ अभी एक मतलब रिसेंटली एक लाइव ऐसा हुआ सर कि एक इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब था, हाँ हाँ। और बाय मिस्टेक के लिए वो बाय ये हो गया, मिस हो गया, मिस मतलब उसका कैलिब्रेशन करना रह गया वो, बाहर और रह गया उसी था, टाइम जो ऑडिट हुआ हमारा, हाँ यस, जो हमारा ऑडिट हुआ, जो मेन मशीन था उसके ऊपर ही मतलब जो एमएस हमने उसको चेक किया तो उसका नहीं था, ये बाय मिस्टेकली हो गया। हाँ, कैलिब्रेशन नहीं था आपका इंस्ट्रूमेंट। यस यस यस, कैलिब्रेशन नहीं था और हमने ये भी नहीं किया, तो इस जी। बार हमारा थोड़ा गलत हो गया, लेकिन वो टॉपिक हमने थोड़ा स्किप कर दिया, हाँ तो हमने जो पुराना था हमने उनको वही मतलब शो कर दिया। हाँ, इस केस और में सर क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एनसी क्लोज करनी पड़ेगी, आपने क्यों मिस हुआ आपसे, कहीं सिस्टम में हाँ यस यस लैग कैसे हुआ, तो वो भी एनसी क्लोज करनी पड़ेगा आपको, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से इसको फिल करना पड़ेगा, कैसे मिस यस हुआ। सर, यस सर, हाँ, उसमें सिस्टम पे जाना पड़ेगा, प्रोसीडर पे काम करना पड़ेगा आपको, कोई चेक शीट बनानी यस पड़ेगी आपको, या कोई प्लान बनाना पड़ेगा आपको, उसका कैलकुलेशन का प्लान में कैसे मिस हो गया, तो वो सब आपको दिखाना यस। पड़ेगा, ठीक है। और सर हाँ, और सर ये बता सकते क्या, जैसे पिछले 6 महीने में हमारा एमएस ओके था, और अभी भी मतलब ओके ही है हमारा हाँ एमएस जो कुछ चल रहा है अभी, हाँ, तो हर बार हमारा एमएस ओके हो ऐसा कुछ मतलब है क्या? जरूरी नहीं ऐसा है, होने से जरूरी नहीं है, सही बात है, आपका खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बाय मिस्टेक के लिए मतलब 70-80% नॉर्मली खराब हो भी सकता है, हाँ क्योंकि इतना बड़ा वास्ट प्रोडक्शन होता है, जी, बरोबर ना? बरोबर। तो ऑडिट के लिए मैं मतलब पूछ रहा हूँ, ये सही है क्या? क्या हम बता सकते हैं क्या कि पिछले बार ओके था, इस बार मतलब नहीं है? हाँ, बता सकते हो ना ऑडिट में, वो उसका फिर कापा रखना पड़ेगा, खराब था तो खराब के बाद आपने क्या किया, मैंने हाँ बताया था ना आपको, कि जैसे आप, यस यस जैसे ओल्ड में आपका क्या था, ओल्ड में आपका एमएसए आ रहा था 12% से अबव, ठीक है, सो इन सो बरोबर डेट 3/4/2023 को किया,
फिर आपने एक न्यू किया आपने एमएसए, उसका 10% से कम आ गया, वो डेट क्या थी आपको 2/6/2024 को, ठीक है। तो आपको ये ओके हो गया, तो आपने ऐसा क्या किया जहां से ओके हो गया? आपने कुछ तो किया होगा ना, हाँ, यस सर, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी होगी, यस यस, नंबर 1। नंबर 2, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन कराया होगा या इंस्ट्रूमेंटों को एरर कम की होगी, जो भी है। यस आपका मास्टर सैंपल खराब हो सकता है, उस पर काम किया होगा आपने, तो उसका पूरा कापा सर, दिखाना पड़ेगा आपको, यस सर, ठीक है। यस एक्शन प्लान देने पड़ेंगे फिर। हाँ, एक्शन प्लान देना पड़ेगा, कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस। खराब हुआ तो आपने क्या किया, करेक्ट कर दिया आपने, वो आगे से खराब ना हो तो क्या करोगे आप आगे से इसको, है ना, वो सब प्लान देना ओके, पड़ेगा। यस सर, यस हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, और कोई इसका कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इसमें क्या होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि जो मैनुअल्स होता है आपका, किसका, एपी, इसका एमएसए का मैनुअल्स, उसकी बात करते हैं हम इसमें। और दूसरा लेते हैं हम जो मास्टर सैंपल्स, मास्टर सैंपल्स आपका हो गया। उसके बाद आपका होता है ये पर्सन या प्रोसीडर्स, है ना, तो ये पर्सन, अप्रेजर्स, प्रोसीडर्स और वर्क पीस और इंस्ट्रूमेंट्स, इन तीनों को हम चारों को लेके स्टैंडर्ड करते हैं, इसको स्वैप बोलते हैं, है ना। तो ये सारा हमारे परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम एमएसए करते हैं, बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल बेस पे बता रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बेस पे है। हम वर्नियर कैलिपर का वायस कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और गेज आर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें सीएमएम की, सीएमएम का बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और गेज आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि ये चीज हम एनालिसिस कर सकते हैं और इसकी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक मेजरमेंट और दूसरा प्रोसेस वेरिएशन। प्रोसेस वेरिएशन में हम बात करते हैं साइकिल टाइम। सर एक मिनट हाँ बोलिए सर। थोड़ी रिपीट कीजिए ना सर, पिछली वाली साइड जो आपने किया था ना, बायस और ये, वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको जी मैं। नहीं इसका पीछे वाला जो था ना अभी स्लाइड जो आपने चेंज किया, हाँ, यस यस यस, तो जैसे हाँ मैंने यस सर, एग्जांपल बताया, जैसे माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर का हम हाँ नहीं वो समझ में आ गया सर, करो कंटिन्यू, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस वेरिएशन में। प्रोसेस वेरिएशन में आपका था साइकिल टाइम, डायमेंशन, जो भी हमारे प्रॉब्लम डायमेंशन, जैसे हम देखा होगा ओडी ओवर साइज, अंडर साइज, है ना, और उसके डिफेक्ट्स, चैटरिंग आ गई, ब्लो होल आ गया, कैचिंग हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ये हमारे क्या है, प्रोसेस की वेरिएशन है। जी हम बात करते हैं किसमें, जब कैलकुलेट करते हैं सीपी एंड सीपीके, यानी कहने का मतलब है एसपीसी कैलकुलेट करते हैं तब एनालिसिस करते हैं। इसकी हम बात करते हैं एमएसए में बात करते हैं, एमएसए, ठीक है, एमएसए में बात करते हैं ये सारी चीजें। तो जो वेरिएशन होते हैं प्रोसेस के वेरिएशन, वो देखे जाते हैं एसपीसी में, और जो हमारे मेरे इंस्ट्रूमेंट के वेरिएशन है वो हम एमएसए में देखते हैं। कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं हम वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये हम कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं। इनको बोलते हैं हम सेंट्रल लोकेशन वेरिएशन, इसको हम एक्यूरेसी भी बोलते हैं। तो ये तो हम देख लिया किसके दौरान, कैलिब्रेशन के दौरान। ये हम जो वेरिएशन देखते हैं, ये प्रोसेस के दौरान वेरिएशन देखते हैं। अब इनका मतलब क्या क्या होता है उसको एक बार और हम समझ लेते हैं। हम रेजुलेशंस की बात करें, रेजुलेशन क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस का स्मॉल से स्मॉल डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सके, छोटे से छोटे हमारे चेंजेस को पकड़ सके, वो हमारा रेजुलेशंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख पा रहे हैं दो पार्ट हैं, नंबर 1 और नंबर 2। हम वर्नियर से चेक करें तो हम इस पार्ट को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.01 है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेजुलेशंस बढ़ानी पड़ेगी हमें, यानी हमें हाई एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एमएसए में यूज करना पड़ेगा 0.001, 1 माइक्रोन का इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। तो यही रेजुलेशंस होती है, जो भी हमारे प्रोसेस में छोटे से छोटे चेंजेस को पकड़ सके, वो हमारा रेजुलेशंस कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने वजन का देखा है, वो सेम वही चीज है ये। दूसरा देखते हैं रिपीटेबिलिटी क्या होती है। रिपीटेबिलिटी होती है सेम ऑपरेटर, सेम पार्ट, सेम गेज या इंस्ट्रूमेंट और सेम कंडीशन। किसी सेम कंडीशन में हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, एक ही ऑपरेटर से कुछ चीज को बार बार चेक करते हैं, तो वो आपका इक्विपमेंट वेरिएशन कहलाता है,
ट्रेंड पर्सन है आपका, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, हमने बात कर ली थी इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, हमने सारा चेक कर लिया, वो 0 है, उसमें प्रॉब्लम है नहीं, त्रुटि है नहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट में, सैंपल हमारा ओके है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारा ये इक्विपमेंट की वर्जन है। तो हम देखते हैं ना बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये इस चीज में देखते हैं, इसी में होता है हमारा ये विद इन सिस्टम वेरिएशन, विद इन सिस्टम वेरिएशन हम इसको कवर करते हैं सिस्टम वेरिएशन में, ठीक है। अब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम देखते हैं ऑपरेटर चेंज होता है इसमें से, डिफरेंट ऑपरेटर, सेम पार्ट, सेम गेज, सेम इंस्ट्रूमेंट्स या सेम कंडीशन में, है ना। तो सेम इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेम मास्टर हो गया, सेम इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिफरेंट ऑपरेटर हो गए। तो इसमें देखते हैं एप्रेजर वेरिएशन। तो रिपीटेबिलिटी बताती है हमारी क्या, एप्रेजर वेरिएशन बिटवीन सिस्टम वेरिएशन, ठीक है, बिटवीन सिस्टम वेरिएशंस। तो आपको समझ में आ गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में। तो जैसे हम बायस चेक करते हैं, बायस चेक करते हैं, लीनियरिटी, हम क्या क्या चेक करते हैं इसमें, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये हमारा सब इसमें चेक करते हैं किसमें, रिपीटेबिलिटी में। रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हम गेज आर्डर चेक करते हैं, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में। जो इक्विपमेंट वेरिएशंस होता है हमारा, इक्विपमेंट वेरिएशंस ये हमारा रिपीटेबिलिटी में आता है, एप्रेजर वेरिएशंस ये रिपीटेबिलिटी में आता है, ठीक है। ये हमारे दोनों से डिफरेंस दे रखे हैं, इसको बोलते हैं हम बिटवीन एप्रेजर वेरिएशंस, इसको बोलते हैं बिटवीन एप्रेजर वेरिएशंस, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कैपेबिलिटी और जो भी हमारा एप्रेजर कैपेबिलिटी देखते हैं इसमें हम देखते हैं हमारा जो ऑपरेटर्स हैं वो कैपेबल है क्या, इसमें देखते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है क्या, है ना। रिपीटेबिलिटी में इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है क्या, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में देखते हैं हमारा ऑपरेटर कैपेबल है क्या, ठीक है। विद इन सिस्टम वेरिएशंस, इसमें बिटवीन सिस्टम वेरिएशन देखते हैं इसमें, ये सारी चीज हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रिपीटेबिलिटी क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, क्लियर। अगला बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है हमारे जो पास पॉइंट्स होने चाहिए, और एक्यूरेसी कहता है आपके सेंटर के करीब होना चाहिए, जो आपने टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट के नजदीक होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपकी डायमेंशंस है 18.1 प्लस माइनस 0.2, तो 18.3 से लेके 17.9 तक चलेगी, मीन रहेगा हमारा 18.10 तो अगर जो हमारे सारे पार्ट बनेंगे जो 18.1 के आसपास बनेंगे, जो ये बन रहे हैं, तो हमारा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज का मतलब है पास, है ना, जितने आपके पास हैं वो प्रिसीजन बताता है आपका। तो इसमें प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि टारगेट से अबव चला गया, ये अपर साइड चला गया। इसमें क्या है, आपका स्प्रेड हो रखा है, ये है ना, स्प्रेड भी है और सेंटर से आउट भी है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और नॉट एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसीजन नहीं है, मतलब आपके जो स्प्रेड हो रखा है ऐसे है ना, तो ये भी गलत है। तो आपका कहने का मतलब होता है इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके टारगेट में होना चाहिए और पास होना चाहिए, जो भी आपका टारगेट है उसके नजदीक होना चाहिए प्रोसेस में। ये सारी चीज आपकी क्लियर है तो आपका प्रोसेस सही रहेगा, ठीक है। यही चीज हम बायस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बायस का एक एग्जांपल दे रखा है ये। अब इसमें क्या करते हैं, सेम पार्ट हो गया, सेम इंस्ट्रूमेंट हो गया और सेम ऑपरेटर हो गया। कोई हमने डायमेंशन ली है, इस डायमेंशन को इस इंस्ट्रूमेंट से हमने 10 टाइम चेक किया, इसका हमने एवरेज लिया, उस एवरेजर को हमने रेफरेंस वैल्यू से माइनस कर दिया, तो हमारा ये बायस आ गया। बायस बेसिकली क्या होता है, एरर होती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरर है, ठीक है, ये चेक करते हैं इसमें से हम बायस में, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो सर, बायस कितना एक्सेप्टेबल होता है? बायस बेसिकली 0 होना चाहिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, 0 तो नहीं हो सकता। तो ये कंपनी टू कंपनी आपकी प्रोसेस में लिख देते हैं कि हमारा इतना एक्सेप्टेबल हुआ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जो हम ऑडिट करता हूँ, हम बताते हैं उसमें है आपका पॉइंट, जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है 0.01, तो इसका 1/2 0.05 तक एक्सेप्टेबल रहेगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट क्या आती है, हाँ, लिस्ट काउंट का 1/2, ठीक है। बाकी कुछ कंपनियां जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होती है उसको भी कह देती हैं हमारा लिस्ट काउंट ही हमारा बायस एक्सेप्टेबल है, हो सकता है इतना वेरिएशन तो आ सकता है,
है ना। ओके जो सर। इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है वही वायस हमारा एक्सेप्टेबल माना जाता है। कुछ कंपनियां तो वो गाइडलाइन आपको प्रोसीडर में लिखनी पड़ेगी। क्लियर। गेज आरएनआर जो हम करते हैं हाँ और ये बायस लीनियरिटी स्टेबिलिटी निकालते हैं जो हम, हाँ हाँ, ये डिफरेंट थिंग्स हैं कि एक ही उसमें निकलती है? मतलब बायस अलग हो गया, बायस आपका अलग हो गया, रिपीटेबिलिटी अलग हो गई आपकी। अच्छा, नहीं बायस और लीनियरिटी और स्टेबिलिटी हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, हाँ इंस्ट्रूमेंट वो जी, कितना कैपेबल है हाँ के लिए इंस्ट्रूमेंट ना। कितना कैपेबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, आपको यहाँ पर ये जहाँ बताया था आपको, देखो आरएनआर जहाँ, अप्रेजर का और इंस्ट्रूमेंट का वेरिएशन चेक करने के लिए। हाँ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और प्रेस का बेसन चेक करते हैं। ठीक है, गुड। तो अब हमने बायस समझा था, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एवरेज माइनस रेफरेंस ट्रू वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू ट्रू वैल्यू, इसका माइनस एवरेज करके निकालते हैं, ये हमने समझ लिया पूरा, है ना। इसमें एक कंडीशन और होती है वायस में, वायस हमारा ठीक है एवरेज सही आ रहा है, हमने देखा जो एवरेज लिया हमारे टॉलरेंस में आ रहा है, बट इसकी में भी हम देखते हैं एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल कब माना जाएगा आपका, जब आपके इसके आसपास ही पॉइंट आएंगे, अगर प्लस साइड से जा रहा है या स्प्रेड हो रहा है या माइनस साइड जा रहा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके 18.11 है तो 18.11 के ही आसपास आएगा तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट भी बनाना पड़ता है इसका। तो ये अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट घिस चुका है, कभी डायमेंशन तो बता रहा है आपका 18.24, कभी 18.12, कभी 18.15, कभी 20, कब कुछ बता रहा है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में तो सही है, वेरिएशन तो नहीं है, बट प्लस साइड हो चुका है, इसके जॉज घिस चुके हैं, या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, या जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो ये भी आपको कंडीशन चेक करनी है। खाली यही नहीं कि आपने यहाँ देख लिया कि हमारा इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन कितना आ रहा है, वो परफेक्ट है, नहीं, उसकी कंडीशन भी देखकर चेक करनी पड़ेगी आपको। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। हमने इंस्ट्रूमेंट में देखा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो वेरिएशन देखा वही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट भी है इसका एक्सेप्टेबल और एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट बना के भी देखने पड़ेंगे। कुछ कुछ कंपनियां इसको हाइपोथेटिक और एनालिसिस करती हैं, वो सिग्मा एनालिसिस करती हैं, जो आपने बोला था सिग्मा, वो यही इसमें डिफरेंस है यहाँ पे, ये सिग्मा टेबल में एनालिसिस करते हैं हम जिस टाइप से, ये सब चीजें ऐड की गई हैं इसमें। ये किसी ने पूछा था एक इंटरव्यू में और क्या क्या एडेड हुआ है इसमें। ठीक है, तो कुछ इसे फॉर्मेट में और कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये सारी चीजें सिग्मा बेस पर कैलकुलेट की गई हैं ये। ठीक है, पहले ये सब नहीं था। दूसरा लीनियरिटी, लीनियरिटी होती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है लीनियर है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वर्नियर कैलिपर है, ये हमने जहां पे इस डायमेंशन को ज्यादा चेक करते हैं, 18.30 को ज्यादा देखते हैं, बार बार चेक एक कर रहा है इंस्ट्रूमेंट से ही, तो हो सकता है जहां पे घिस गया हो वो, हो सकता है 45.7 पे घिस गया है वो। ये सब चेक करने के लिए आपको देखना है कि हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट लीनियर है क्या। तो जो हमारे ऑपरेटिंग रेंज होती है इसकी, दिया है ना, जो भी बायस में हमारा ऑपरेटिंग रेंज होती है, उस ऑपरेटिंग रेंज को चेक करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग रेंज होती है ना, उसको चेक करने के लिए हम बायस की कैलकुलेशन करते हैं। तो बायस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सैंपल हमारी जितनी ऑपरेटिंग रेंज है उसके सैंपल ले लेते हैं। अब सैंपल आप कितने ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल, 5 सैंपल। आपने 5 सैंपल ले लिए, 5 सैंपल को आपने 12 टाइम चेक किया, एक एक सैंपल को, इस डायमेंशन को 12 टाइम चेक किया, इसको 12 टाइम किया, तो आपने देखा यहाँ कितना बायस है, 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 टोटल में कितना बायस आ रहा है आपका हर स्टेज पे। तो हर स्टेज में जो बायस देखा आपने वो आपका विद इन, वैसे तो टॉलरेंस होना चाहिए जो आपने डिसाइड किया है, प्रोसीजर में दिया हुआ है कितना बायस चाहिए आपको, उसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। क्लियर है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? बोलिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर इसकी, ये बायस और लीनियरिटी के इसके कॉज क्या हो सकते हैं, किस कारण से आ सकता है। हो सकता है नीड इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन नहीं किया गया प्रॉपर, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है इसका इंस्ट्रूमेंट्स वर्न आउट हो गया हो, घिस चुका है। हो सकता है मास्टर सैंपल भी घिस चुका है उसका।
आपने जो सैंपल लिए थे, मास्टर सैंपल लिए थे, ये सैंपल लिए थे, ये भी खराब हो सकते हैं ना। ये आपने सैंपल लिए 4-5, ये भी खराब हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो भी इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं है, हो सकता है पुअर क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट की पुअर क्वालिटी है, ठीक है। हो सकता है आपका लीनियर एरर हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका ऑपरेटर सही नहीं हो, ऑब्जर्वेशन सही नहीं लिया आपने, ऑपरेटर की स्किल सही नहीं है, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वेरिएशंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल कॉजेज हैं, ये आप समझ सकते हैं आप अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यही हमारे एक बायस लीनियर स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? टू चेंज ऑन द बायस ओवर टाइम, एक टाइम पीरियड में जो चेंज होता है। आपने देखा होगा एक घड़ी, जब घड़ी का सेल वीक हो जाता है तो टाइम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में बताने लगती है। टाइम कभी तो बढ़ने लगता है और कभी घटने लगता है। उसकी घड़ी में कोई खराबी हो जाती है, तब सेल खराब हो गया या इसका कोई सेंसर खराब हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स है। इसी प्रकार से जो आपकी मशीन या इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो एक टाइम पीरियड में सही जजमेंट दे रहे हैं क्या, ये जजमेंट पता करने के लिए हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसको हम कम से कम 30 दिन का डाटा लेते हैं। 30 दिन का डाटा लेते हैं, 30 दिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें, ठीक है। तो हमने ये डाटा लिया 30 दिन का, 5 सैंपल लिए, 5 सैंपल हमने कंटिन्यू चेक किए, 17 दिन तक चेक किए, क्या वेरिएशन आ रहा है। तो जो ये वेरिएशन आ रहा है तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट है। अगर वेरिएशन आ रहा है तो इस पर काम करेंगे, भाई इस दिन प्रॉब्लम क्यों आई, चेकिंग में एरर थी, सैंपल सही था, मशीन में एरर थी, क्या प्रॉब्लम थी। इसके लिए फिर हमें कापा करना पड़ेगा, एक्शन प्लान रखना पड़ेगा इसको। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन था, ये 30 लेना क्यों चाहिए सर? हम 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं ना। हाँ, और 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, मतलब मिनिमम 15 दिन तो होना चाहिए मिनिमम। नो नो नो, इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कितनी है? इसमें IITF का ये दिया है ना, 125 चाहिए होता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया IITF में, कहीं नहीं दिया। हाँ, ये पूछ रहा था, ये भी क्वेश्चन था क्या, रूल अनुसार कितने होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपका MSc के लिए IITF में पार्ट। कहीं नहीं दिया हुआ। आप उसमें दिया हुआ है कम से कम आपका 1 मंथ का डाटा होना चाहिए, ये भी इसमें से MSA में। तो इतना डाटा तो होना चाहिए आपको, मतलब जो सफिशिएंट रहे आपके प्रोसेस को कवर करने के लिए, वेरिएशन को, ठीक है। अच्छा, हाँ, जो भी आपकी प्रोसेस वेरिएशन है उसको कवर करने के लिए पता होना चाहिए आपको, बस। ऐसा कहीं नहीं दिया होगा इतने पीस होने चाहिए, एक एग्जांपल बेस पे दिया है, तो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, यस, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल है क्या, जो हमें पूरा हमारा जो रीडिंग है शो हाँ करेंगे? हाँ, एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है तो ओके है आपका। एक्सेप्टेबल नहीं है तो जहां वेरिएशन है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कापा दिखाना पड़ेगा, एक्शन प्लान दिखाना पड़ेगा, भाई क्यों प्रॉब्लम आ रही है इस दिन, चेकिंग में एरर थी, मशीन में एरर थी, क्या प्रॉब्लम थी उस दिन, वो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। आपने कंट्रोल चार्ट पढ़े हो, कंट्रोल चार्ट में अगर आपका कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है तो एक्शन लेते हैं ना, लेते हैं SPC में आप। हाँ यस सर। हाँ, तो वैसे सेम एक्शन में दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। ओके सर। हाँ, परफेक्ट। तो इसके पॉसिबल कॉजेज हैं वही सेम, इंस्ट्रूमेंट घिसके आया, बर्नआउट हो गया, या कोई सेल डैमेज हो गया, जो भी प्रॉब्लम है इसके, वो सारे आपके जो पॉसिबल कॉजेज हैं, ये आप सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तीनों का डिफरेंस को मैंने यहाँ पे ये एलिब्रेट किया हुआ है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वायस क्या बताता है आपका, पर्टिकुलर एक पॉइंट का वेरिएशन। हमने कोई पर्टिकुलर एक एरर, तीनों बताते हैं वायस एरर, वायस ही बताते हैं तीनों, बट तीनों की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग है। ये चेंज एक ओवर टाइम, जो हमारी कितनी जो भी एक्सपेक्टेड रेंज है उस रेंज का बात करता है, ये एक ओवर टाइम में बात करता है, ये आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखता है हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना सही है, कितना एक्यूरेट है। ये तीनों का एक डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी थी एक्यूरेसी, वायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी, ये हम कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट हम कैलिब्रेट करते हैं तब कवर कर लेते हैं। अब जो प्रेसिजन होता है, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये हम गेज आने डाल के समय देखते हैं, ठीक है। अब इसी में हमें थोड़ा सा और एक फोकस करता हूं मैं आपको, इंस्ट्रूमेंट का चयन कैसे करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है तो जो हमारा प्रोसेस के रिजल्ट हैं एक्चुअल सही आएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हमारे पास जो मास्टर हैं, जे भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और हाई एक्यूरेसी रेंज से चेक किए हुए होने चाहिए, जो सारे जैसे स्लिप गेज है, पिन गेज है, कोई डायल गेज है, ये सारी चीजें।
ठीक है, तो एज पर आपके प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स, जो भी मास्टर सैंपल्स हैं या कोई एक्सेप्टेबल वैल्यू है या कोई रेफरेंस सैंपल है, वो सब आपको परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये सब परफेक्ट है, तभी आप इसको सही से यूज कर सकते हो इनको ये। ठीक है, अब हम इसकी बात की थी हमने, अब हम बात करते हैं, रेफरेंस वैल्यू समझ लिया था हमने, इसका ट्रेसेबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें इंस्ट्रूमेंट का चयन कैसे करते हैं, तो एनडीसी वैल्यू हमारे लिए परफेक्ट होती है। तो एनडीसी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वलेंट 5 या ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, या तो 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर, एनडीसी वैल्यू या तो 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। एनडीसी वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिकली इसका एक फार्मूला होता है, बट आप मैनुअल चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे, कितनी एनडीसी वैल्यू रहेगी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट एनडीसी वैल्यू बताता है आपकी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट और प्रोसेस की टॉलरेंस। आपको टॉलरेंस पता है और इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट पता है, तो आप बता सकते हैं एनडीसी वैल्यू इतनी रहेगी, इतने बैंड बन सकते हैं। कैसे, एग्जांपल्स, हमारे डायमेंशन है 18.2 प्लस माइनस 0.1, इसकी टॉलरेंस होगी 0.2, तो 0.2 को चेक करने के लिए हम थंब रूल लेते हैं 1/10, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होगी 0.02, इस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर रहे हैं तो एनडीसी 11 आएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं यहां से 18.1 से लेके 18.3 तक, जी हमारी स्पेसिफिकेशन रहेगी इसकी, 18.2 मीन हो गया। अब इसका जो अपर लिमिट रहेगी वो 18.1 रहेगी और लोअर लिमिट रहेगी, लोअर ये होगी, अपर लिमिट रहेगी 18.3, यही रहेगी। तो 18.1 से स्टार्ट किया हमने चेक करना और 18.3 तक चेक करने हैं। अब इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कौन से वैल्यू चेक कर सकते हैं, जो पार्ट चेक कर सकते हैं आप वो क्या चेक कर सकते हैं, 18.12, 18.14, 18.16, 18.18, ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। क्या इस इंस्ट्रूमेंट से हम 18.11 चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट ही 0.02 की है। ठीक है, तो एनडीसी वैल्यू बनेगी हमारी 11। नेक्स्ट, इसी में ही हमने इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.01 कर दी और स्पेसिफिकेशन हमारी यही है, तो 18.1 से लेके 18.3 तक एनडीसी वैल्यू हो जाएगी हमारी 21। इससे हम चेक कर सकते हैं 18.11, 18.12, 18.13, 14 इस तक। इसी इंस्ट्रूमेंट, इसी डायमेंशन की, सेम डायमेंशन की, और हमने जो भी हमारी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है 0.01 कर दी, तो आपकी एनडीसी हो जाएगी 201। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया एनडीसी वैल्यू क्या बताती है। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट होगा, आपकी एनडीसी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको क्लियर हुआ? इसमें देखा होगा आपने इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट अगर चेंज होती है वैसे वैसे आपकी एनडीसी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इस इंस्ट्रूमेंट देखिए, आप इस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं, आपको 18.100, 18.101 चेक कर सकते हैं इससे आप। क्लियर, ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। क्लियर हुआ? और इस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या चेक कर सकते हैं, ओनली 18.1, 18.12, 18.14, 146। इससे हम 18.11 नहीं चेक कर सकते क्योंकि लिस्ट काउंट आपकी 0.02 है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर सकते हैं 18.11, 18.12, 18.13। इस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं हम 18.3 डिजिट तक जा सकते हैं लास्ट के। इसमें हम 2 डिजिट तक जा सकते हैं, इसमें हम 2 डिजिट तक जा सकते हैं, बट एक डिजिट हमारा बीच में गायब रहेगा। अब क्लियर हो गया होगा? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये आपकी एनडीसी वैल्यू बताती है। बोलिए संतोष। संतोष क्लियर है सर, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, हेमंत जी बोलिए। क्लियर, परफेक्ट। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट जितना एक्यूरेसी वाला होगा उतना एनडीसी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब। यस, परफेक्ट, वही तो बताया है इसमें। हाँ राइट सर, ओके, थैंक यू। ना, वही बताया है। देखो यहां से आप इंस्ट्रूमेंट देखना चालू करो, मैनुअल वर्नियर है ना, एनडीसी वैल्यू कम हो गई हमारी, 11 ही आ रही है। जैसे डिजिटल में गए हम, एनडीसी वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई। जैसे और हमने एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, 0.001 का ले लिया, यानी 1 माइक्रोन में ले लिया, तो हमारी 201
एनडीसी वैल्यू हो गई, यानी जहां से लेकर हम 201 टाइम तक चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, ये हमारी वैल्यू रहेगी, ये क्लियर हो गया होगा। वैसे चेक करने के लिए हम फार्मूला होता है हमारा एनडीसी वैल्यू का, ये फार्मूला होता है, इससे चेक करते हैं प्रोसेस गेज आर एंड आर में चेक करते हैं, तब गेज आर एंड आर में चेक करते हैं तो इस फार्मूला से चेक करते हैं 1.41 पीवी डिवाइडेड बाई गेज आर एंड आर, और पीबी होता है आपका पी आर पी इंटू K3, और इनका ये मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। ठीक है, उस समय भी इससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने 10 सैंपल लिए होते हैं, वो 10 सैंपल के हिसाब से हमें वो एनडीसी वैल्यू देखनी होती है, 10 सैंपल में कितनी एनडीसी वैल्यू आ रही है आपके। क्लियर। उसके बाद अब हमारा जितना इंस्ट्रूमेंट की एनडीसी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा एनडीसी वैल्यू ज्यादा होगी, और गेज एंड आर वैल्यू कम होगी उतना इंस्ट्रूमेंट हमारा हाई एक्यूरेसी का होगा, एक्सेप्टेबल होगा। एनडीसी वैल्यू कम होती जाएगी और एनडीसी वैल्यू आपकी यहाँ पे तो कम हो रही है और गेज एंड आर भी बढ़ रहा है, तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो तभी कहते हैं आपका गेज एंड आर 5% से ज्यादा, 5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जितना एनडीसी वैल्यू ज्यादा रहेगी, है ना, एनडीसी वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना ही गेज आपका परफेक्ट रहेगा, और गेज एंड आर वैल्यू आपके 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक टेबल है, इसमें हम ये चीज समझते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, हम ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एक वेरिएबल एक एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वेरिएबल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका हम कैलकुलेट करते हैं गेज आर एंड आर, और इसका कैलकुलेट करते हैं हम एट्रीब्यूट का क्या, मिस रेट, फाल्स अलार्म, कप्पा वैल्यू और इफेक्टिवनेस, इसको चेक करते हैं इसमें हम एट्रीब्यूट में। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम गेज एमएसए, गेज आर एंड आर। तो गेज एंड आर कैलकुलेट समझने के लिए इसमें स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। ये 10 स्टेप समझना होगा, समझ लिया आपने तो आपकी एनडीसी वैल्यू सही आएगी, परफेक्ट आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि हमारी टॉलरेंस है 18.1 प्लस माइनस 0.2, ये वैल्यू है हमारी है। ठीक है, इसके लिए सैंपल सिलेक्शन करने हैं, तो ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द 10 सैंपल दैट रिप्रेजेंट द फुल रेंज लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन, यानी जो भी आपका प्रोसेस का वेरिएशन है वो पूरा कवर होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है कि जैसे आपकी जो डायमेंशन दे रखी है ये पूरी डायमेंशन कवर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपकी मिनिमम वेरिएशन क्या रहे, हो सकता है आपका, मैक्सिमम लिखो पहले 18.3, मिनिमम क्या हो सकता है 17.9, ये आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन, ये वेरिएशन आपका एक्सेप्टेबल होगा कस्टमर को। इससे ज्यादा जाएगा या इससे कम रहेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यही हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन। इसी के बीच के आपको 10 सैंपल सिलेक्शन करने हैं, इसके बीच के 10 सैंपल सिलेक्शन करने हैं आपको। वो कैसे करने हैं, पहला सैंपल लेना है आपको 17.9 का, दूसरा लेना है 17.95 का, ठीक है, तीसरा लेना है 17.98 का, अलग लेना है 17.12 का, 18.08 का, इस टाइप से 18.13 का, 18.26 का, 18.23 का, कितने हो गए, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18.3 का, और ले लो इसी के पास 18.8 का। इस टाइप से आपको 18 सैंपल लेने और 10 सैंपल लेने पड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद बता रहा है आपको मिनिमम 3 ऑपरेटर्स, और रिकमेंड करता है 3 ऑपरेटर का। जो AIJ का मैनुअल है इसमें 3 ऑपरेटर का फॉर्मेट दे रखा है, 3 अप्रेजल का हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है। जो AIJ का मैनुअल है ये 4th एडिशन, उसमें 3 अप्रेजल लिए गए हैं। उसी में बात करता है आपको कैलिब्रेशन, आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। क्या, वायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी, ये तीनों एरर नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए आपका, या जो भी एक्सेप्टेबल रेंज में वहां होना चाहिए। उसके बाद आपने वर्कशीट बनाएंगे, उसमें हम गेज एंड आर कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक 3 अप्रेजर से 3 बार ट्रायल कराएंगे। जैसे आपने एक सैंपल बनाया, ये एक अप्रेजर से 3 बार ट्रायल कराना है आपको। ये भी फिर डाटा आपको वर्कशीट में लिखना है और ये रैंडम ऑर्डर में कराना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं इसी का। जैसे
हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, और ये हमारे अप्रेजर्स हैं। ये हमारी स्पेसिफिकेशन है। हमने इस स्पेसिफिकेशन के 10 सैंपल्स ले लिए ये। अब ये 10 सैंपल्स हम एक अप्रेजर से 3 बार चेक कराएंगे। एक अप्रेजर पहले एक रैंडमली ऑर्डर में चेक करा लेंगे, ये सारी वैल्यू चेक कर लेगा एक अप्रेजर। फिर इसी अप्रेजर से हम कभी 6 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी ये नंबर चेक कराएंगे। और ये वैल्यू इस ऑपरेटर को, इनको पता नहीं होनी चाहिए इनकी वैल्यू क्या है, ये इनको नहीं मालूम होनी चाहिए और इनको पता होनी चाहिए। जो ऑब्जर्वर है इसको पता होनी चाहिए, और इस टेबल में डाटा में लिख लेंगे सारी वैल्यू ये इस टाइप से। क्लियर? एक्चुअल एमएसए करेंगे तो, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल एमएसए करते हैं तो आपको इससे ये पूरा चीज पता लगती है, ठीक है। ये सारी चीज हम चेक करते हैं इसमें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने जो अभी आपको ट्रेनिंग दी उसका एक कमेंट जरूर करें, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तब नेक्स्ट संडे को फिर हम कोई टॉपिक भी ले सकते हो, आप टॉपिक लिख सकते हो, नेक्स्ट संडे को हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है। उस नेक्स्ट संडे को हम उसी टॉपिक पे वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने अब तक जो ट्रेनिंग दी हुई है कम से कम 2000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूं मैं अब तक, ठीक है। ओवरऑल 2000 स्टूडेंट को, 2000 मतलब कंपनियों में वैसे और ऑनलाइन, ये ट्रेनिंग 2000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं मैं, खाली एमएसए के नहीं, ऑल टॉपिक की, जो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं उस टॉपिक पर मैंने, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हैं, है ना, ये सब ट्रेनिंग रखेंगे। तो इस टाइप से ट्रेनिंग देता हूं मैं ट्रेनिंग में, ठीक है। अभी तो मैं फास्ट लेके चला, ये ट्रेनिंग हमारी कम से कम रहती है तो 3-4 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। अभी तो मैं बहुत फास्ट जा रहा था, कहीं स्लो में मैं पढ़ाया नहीं, बहुत फास्ट पढ़ाया है ना। जब हम एक्टिव ट्रेनिंग करते हैं तो स्लो चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए सर, हमारा 4th क्लोज आया है जो ISO में, और वो सर सारा टॉप मैनेजमेंट का वो क्वालिटी वाले करते हैं क्या? वो 4th क्लोज डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, बनाते हैं, क्वालिटी वाले बनाते हैं सर उसको? क्यों नहीं बनाते, बनाते हैं। इंटरेस्टेड पार्टी और नीड एंड एक्सपेक्टेशन सर बनाते हैं। हाँ एक्चुअल बनाते हैं सब। क्यों सर? ये तो टॉप मैनेजमेंट काम होता है ना सर। अरे टॉप मैनेजमेंट का काम होता है तो नीचे एमआर होता है ना। टॉप मैनेजमेंट किसको कहते हैं? जो कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी को निभा रहा हो वो बनाएगा। टॉप मैनेजमेंट ये तो नहीं मालिक बनाएगा बैठ के, हाँ। जिसको अथॉराइजेशन दे रखी है उसकी रिस्पांसिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की, है ना। जो क्यूएमएस का हेड हो सकता है, प्रोडक्शन का हेड हो सकता है, या फिर आपका एमआर हो सकता है, या फिर नीचे किसी को बैठा दो, किसी को भी रिस्पांसिबिलिटी दे दो, ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनाएगा। एमआर के ऑडिट कराता है कौन, कराता है क्यूएमएस का ऑडिट कौन कराता है? इंटरनल ऑडिट कोई कराता है ना, कराता है। अच्छा। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन उसमें देखा जाता है क्या ऑडिट में सर? हाँ सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं ये। अच्छा। एक डॉक्यूमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे देखे जाते हैं, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने एमएसए किया परफॉर्म, और से हमारी गेज R&R की वैल्यू 30% से भी ज्यादा आ रही है, तो हमें किस चीज पे एक्शन लेना पड़ेगा? अप्रेजर पे लेना पड़ेगा या इंस्ट्रूमेंट पे लेना पड़ेगा? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस पर लेना पड़ेगा सर? आपने अभी हमने पढ़ाया था ना आपको, क्या पढ़ाया था? 2 चीज पढ़ाई थी इसमें आपको। आपने पहले इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर वेरिएशन तो नहीं है, वो कहाँ कैलकुलेट करेंगे आप? इसमें रिपीटेबिलिटी में। आपने बायस चेक किया, लीनियरिटी चेक की, आपका पूरा परफेक्ट है, 0-0 है, ओके, वो 0-0 हो गया आपका। अब इंस्ट्रूमेंट आपका ओके हो गया। अब आप मास्टर देखेंगे, मास्टर परफेक्ट है क्या? मास्टर को हाई एक्यूरेसी से चेक करेंगे, मैंने बताया था आगे जाके। सर एक मिनट हेलो। हाँ सर मास्टर ये जो है ये हम प्रोडक्शन से बनवा लेंगे या हमें कैलिब्रेशन से ही बनवा लेना ही है? ये आपको मैंने क्या बोला, मास्टर जब दिखाए थे ना, मास्टर वैल्यू आपका कोई स्लिप गेज हो सकता है, कोई पिन हो सकती है, या कोई आपका कोई रेफरेंस सैंपल हो सकते हैं, एज पर कंपनी की रिक्वायरमेंट। नहीं ये आएगा मतलब ये कैसे होगा सर? हम प्रोडक्शन में बना लेंगे या कैलिब्रेशन से हमको बनवाना पड़ेगा? कैलिब्रेशन से बना सकते हैं, प्रोडक्शन में बना सकते हैं, आप आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कंपनी क्या एक्यूरेसी है, कैसे बना सकते हो सैंपल आप। तो ये मास्टर अपने ऊपर डिपेंड है ना? हाँ अपने ऊपर डिपेंड है, वही तो दिखाया एग्जांपल आपको मैंने, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है मास्टर सारे, ये है ना।
Yes, और इसका हम कैलिब्रेशन करवा लेंगे ना, मतलब हाँ, इसका कैलिब्रेशन तो होना चाहिए। का भी। आपको परफेक्ट कैसे लगेगा ये मास्टर ओके है? हाँ यस सर। तो उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए आपका। अच्छा। ये है। अब आपको पता लग गया, इंस्ट्रूमेंट देख लिया आपने, मास्टर देख लिया, अब ऑपरेटर को देखेंगे। अब एमएसए करते समय ऑपरेटर को जजमेंट भी देखेंगे, क्या ये सही से हैंडल कर रहा है, सही से यूज कर रहा है, वो सारी चीज चेक करेंगे आप उसका। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। हम बोल रहे कि सर मेरा कंपनी में सीडी और पाउडर कोटिंग होता है, ठीक है सर, तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट डीएफटी मीटर यूज करते हैं हम लोग, तो मेरा टॉलरेंस रहता है 20 से 30 माइक्रोन का। तो उसमें हम लोग मान लीजिए किसी पार्ट को सैंपल बना के चेक कर रहे हैं, तो उसमें तो सर इतना वेरिएशन करता है, मतलब एक ही जगह पे वहीं पे अगर चेक करते हैं तो डीएफटी अलग अलग आ जाता है। तो ऐसा में तो सर मेरा गेज आर मतलब थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो आपको इंस्ट्रूमेंट तो देखना पड़ेगा, प्रोसेस देखना पड़ेगा, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता। वो चीज आपकी टेक्निकल रहेगी, वो तो आपको उसकी कंसल्टेंसी देखनी पड़ेगी, पूरा देखना पड़ेगा मेरे को वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। वो चीज तो आपका टेक्निकल वर्ड हो गया ना, वो तो आप प्रोसेस का देखना पड़ेगा, वहाँ प्रोसेस समझना पड़ेगा, वहाँ यूज देखना पड़ेगा, क्या यूज है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या पर्पज है, कैसे चेक, वो ऐसे नहीं बता सकते उसके लिए, है ना। अच्छा वो ठीक। टेक्निकल चीज होगी ना वो तो आपका। डिप्रीज में डीएफटी में तो वेरिएशन आती है सर। हाँ तो वो वही तो मैं देखना पड़ेगा, मैं कैसे कह दूं आती है नहीं आती है, भाई मैंने नहीं चेक किया, है ना। जी जी, वो एक्चुअली क्या है ना सर, कहीं पे कोटिंग ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कम रह जाती है। जी सर प्रोसेस में भी तो वेरिएशन हो सकता है। हाँ वही तो जब हम सीडी कोटिंग करवाते हैं तो टेम्परेचर क्या पता मेंटेन ना हो, हाँ टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, कई चीज देखनी पड़ेगी, तभी तो कह रहा हूं, एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। हाँ वो वहां देख के पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा वो, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे के लिए आप कमेंट जरूर करें आपको किस टॉपिक पर रखनी है, ठीक है वीडियो। और ठीक है, मैंने बताया था आपको कि मैंने अगर मैन डे की बात करूं तो 9000 घंटे तो आपका इसमें दिया है मैंने, एक ट्रेनिंग पेड वाली ट्रेनिंग, और फ्री वाली की बात करें तो फ्री तो 88,000 घंटे, ये तो फ्री ट्रेनिंग आपने यूट्यूब से देखी है। और ये पेड, जो पेड ट्रेनिंग बताई थी मैंने, ये 8000 घंटे की बात करें तो ये, और इसमें से मिनिमम आपके मैंने 2000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूं मैं कंपनियों में जाके और वैसे। ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हैं अपनी कंपनी में, ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और कुछ कंसल्टेंसी चाहिए आपको तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रिपेयर किया, और बाकी आप लोगों ने सपोर्ट किया, अच्छा नहीं है, बहुत सपोर्ट अच्छा किया है मेरा, ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं हुए हैं, और ये सारी एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इसको, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाकी और भी क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट संडे को रखते हैं वीडियो, फिर ये क्लास करते हैं नेक्स्ट संडे को। ठीक है, ओके, बाय।